पहले इस एफआईआर में आगे जेआईटी बननी है। सेक्शन 19 एंटी टेररिस्ट एक्ट जो है उसके तहत, और पंजाब हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो जेआईटी बना सकती है, और जेआईटी वो इस सारे मामले में आगे ट्रांसफॉर्म करनी हो आपने, स्टेट हमारी इंटरेस्टेड होती, अगर हमारी पुलिस इंटरेस्टेड होती तो उसी दिन जो आसपास की बिल्डिंग है वहां जाके क्राइम सीन के हवाले से गोलियों के खोल थे, सलेंसर वाली बंदूकें थी। बैटिंग ऑर्डर अब शान मसूद नंबर 3 पे खेलेंगे, हारिस नंबर 4 पे खेलेंगे, रिजवान बाबरी ओपनिंग करेंगे, इफ्तिखार नंबर 5 पे बैटिंग करने आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त पूरे मुल्क में सूरत हाल ये है कि साबिक वज़ीर आज़म, सबसे बड़ी जमात के रहनुमा और सबसे पॉपुलर लीडर को गोली लगे हुए आज 5 दिन गुजर गए, लेकिन एफआईआर उनकी मर्जी की नहीं काटी जा रही है। और सबसे बड़ी खबर आज प्रोग्राम में हम यही देंगे कि इमरान खान आज इस वक्त अपने घर में मौजूद हैं, उनकी हुकूमत अपनी सूबे में है, लेकिन एफआईआर पुलिस की जानिब से वो नहीं काटी गई जो वो चाह रहे हैं। यानी कि तो एक बड़ा सादा सा मामला है कि जिस शख्स को अपने ऊपर होने वाले हमले के हवाले से जिस पर शक है उसका नाम ले रहा है, लेकिन एफआईआर नहीं काटी गई है। कानूनी मामलात क्या हैं ये भी जानेंगे, और इसी मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, वो इस वक्त रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज कर रहे हैं। उस एहतजाज की सूरत हाल भी जानेंगे और अंदर की कुछ खबरें भी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर में हम बात करेंगे। हमारे साथ जाहिद फारूक मलिक हमें रावलपिंडी में एहतजाज की सूरत हाल से आगाह करेंगे, और अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब मौजूद हैं, उनसे ये जानेंगे जब ये एफआईआर दर्ज हो गई है तो सर उसके बाद क्या हो सकता है? दोबारा एफआईआर हो सकती है, एक ही वाक़े की 2 एफआईआर हो सकती है, बड़े कानूनी मामलात हैं, ये सीनियर वकला ही हमें बताएंगे। लेकिन जाहिद फारूक मलिक, आगाह कीजिएगा कहाँ पर आप मौजूद हैं और एहतजाज करने वालों के क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मरी रोड पर मौजूद हूँ। शमसाबाद के में कल से यहाँ पर कैंप्स लगे हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। टायर भी जलाए हुए हैं, कैंप्स भी लगे हुए हैं और नारेबाजी भी हो रही है, जिस तरह आपने कहा एफआईआर के हवाले से, और हुकूमत मुखालफ जो नारेबाजी है वो कल से यहाँ पर जारी है। सारी रात यहाँ पर कैंप्स लगे रहे और कारकुनान की आमदोरफ्त जारी रही। शेख राशिद शफीक जो यहाँ से एमएनए हैं और यहाँ से जो एमपी हैं, जो सूबाई वज़ीर हैं फैज़ल हसन चौहान समेत जितने मुकामी क़यादत है वो कल से यहाँ पर मौजूद है, और शिफ्ट के अंदर यहाँ पर एहतजाज की जो सूरत हाल है वो चल रही है। ख़वातीन की भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, बच्चे बूढ़े, यानी कि हर उम्र के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और यही सब का कहना है, सब का यही मुतालबा है कि जो इमरान खान ने जो नाम लिए हैं, जिनका उन्होंने तज़किरा किया है, जब तक वो शामिल नहीं किए जाते वो एफआईआर जो है उन्होंने सब ने अक्सर इसको मुस्तरद किया। और उनका यही मुतालबा है कि जब तक ये काल फ़िलहाल तो 72 घंटे की है, 72 घंटे में से 40 घंटे तकरीबन गुजर गए हैं, लेकिन कहना उनका यही है कि जब तक उनकी मर्ज़ी के मुताबिक एफआईआर दर्ज नहीं होती, क्योंकि वो उन सब का कहना है यूनानिमसली कि ये जो एफआईआर है वो एक रद्दी का टुकड़ा है। बेशक इसके अंदर आप पकौड़े बेच लें, यही कहना था राशिद शफीक का भी, यही कहना था। जाहिद फारूक मलिक हमें एहतजाज की सूरत हाल से आप आगाह कर रहे थे। शमसाबाद रावलपिंडी में आप मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सिद्दीक साहब। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एफआईआर को वकला ज़्यादा बेहतर पढ़ सकते हैं या पुलिस पढ़ सकते? आप वकील हैं, वो आपने एफआईआर पढ़ ली है, जो चीज़ें सामने आई हैं, जो हमारे जैसे तालिब इल्म हैं वो उनको मालूम है कि ये एफआईआर तो ऐसा है कि जैसे वो कहते हैं ना कि मिट्टी पाव वाला मामला है। अब सरकार की मुद्दत में दर्ज हो गया है, मामला एक प्राइवेट शख्स पर होने वाले हमले का है, तो इस एफआईआर का इस केस के साथ जो मामला जुड़े हैं, इसके बाद इस केस की क्या हैसियत रह जाएगी अगर इसी एफआईआर पर केस आगे तफ्तीश और तहकीक चले? बहुत शुक्रिया। मैंने तो 3 दिन पहले ही बता दिया था कि ये एफआईआर जो है ना वो सरकार की मुद्दत में ही दर्ज होगी। एक तजर्बे के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, और
जो पीटीआई की दरखास्त गई थी, मेरी जाती राय में उसमें कुछ कानूनी सुकम भी थे, लेकिन इन एनी केस अब तो एफआईआर दर्ज हो गई है और सुगरा बीबी का बड़ा मशहूर केस है सुप्रीम कोर्ट का कि देयर इज नो सेकंड एफआईआर और थर्ड एफआईआर और फोर्थ एफआईआर, ओनली वन एफआईआर। और इसमें दो पार्टियां भी आपस में हमला कर रही हो, जख्मी हो जाएं, तो एक पार्टी जो पहले जमा करा दे, जो ले लेगी एफआईआर, तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। दूसरे को क्रॉस एफआईआर वो दर्ज करा सकती है, अपना क्रॉस का पर्चा दर्ज करवा सकती है, लेकिन एफआईआर एक ही होगी। नहीं तो इसमें साहब इसमें तो थोड़ा कतई कलामी की माफ, तो ये जो एफआईआर दर्ज हो गई है, अब खान साहब यानी जिन पर कातिलाना हमला हुआ उनके अपने साथियों पर, लोगों पर, क्या वो एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते हैं? बस एफआईआर होगी इस वाक़े की दर्ज। अब इसके बाद अब जो कानूनी पोजीशन है वो मैंने आपके सामने रख देनी है। इसके बाद कोई एफआईआर इस वकूए की बाबत नहीं हो सकती। इस वकूए की बाबत जितना भी है करना आपको यहाँ ये है, यहाँ अब अगला लाइन ऑफ जी। अच्छा, अज़र साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। बड़ा अहम पॉइंट जो है वो बता रहे हैं कि इस वक्त एक ही एफआईआर एक वकूए की होती है और वो एफआईआर सरकार की मुद्दत में दर्ज हो गई है, यानी कि इमरान खान साहब जिन पर कातिलाना हमला हुआ वो जिनके खिलाफ एफआईआर चाह रहे थे वो नहीं हो पाई। अज़र साहब सर कंटिन्यू कीजिएगा सर जी। अच्छा, जो कानूनी पोजीशन जो है ना, वो एफआईआर तो जो दर्ज होनी थी वो हो गई है। सही। अब इसके बाद एक रेमेडी मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर इस एफआईआर में आगे क्या करना होगा। चलिए पहले इस एफआईआर में आगे जेआईटी बननी है। सेक्शन 19 एंटी टेररिस्ट एक्ट जो है उसके तहत और पंजाब हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो जेआईटी बना सकती है, और जेआईटी वो इस सारे मामले में आगे ट्रांसफॉर्म करनी हो, आपने फर्ज करें मुद्दई अगर तब्दील करना, चूंकि 780 लगा है तो 780 इज ऑलवेज एन ऑफेंस अगेंस्ट अ स्टेट, दहशतगर्दी। क्योंकि 780 में याद रखिएगा इसमें सुलह सफाई नहीं हो सकती, ठीक है, ये नॉन कंपाउंडेबल होता है। और ये अब जेआईटी पे है, जेआईटी उनकी मर्जी की बनती है या नहीं। और जेआईटी में अगर इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये चीजें आ जाएं, मिसाल के तौर पर अबैटमेंट के हवाले से या क्रिमिनल कंस्पिरेसी के हवाले से, जैसे शहबाज शरीफ का नाम है, राना सनाउल्लाह का नाम है, जो बाकी किसी तीसरे फर्द का अगर वो नाम है, तो वो बाकायदा उसके अंदर बैठकर इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपना ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को इख्तियार होगा या इन्वेस्टिगेशन टीम को इख्तियार होगा कि उनको मुल्ज़म बाकायदा बना सकती है, और जो चालान 173 का है वो अदालत में उन सबको मुल्ज़म के तौर पर पेश कर सकती है। यानी ये नहीं है कि एफआईआर से सारे मामला खत्म हो गए हैं। और ये डिपेंड करता है कि ये क्या करते हैं। वैसे वो जो दरखास्त गई थी पहले इंदराज मुकदमा के हवाले से, उसमें भी क्रिमिनल कंस्पिरेसी के हवाले से कई चीजें ऐसी हैं जो मिसिंग थी, लेकिन अब आपके पास यहाँ है, आप अपनी शहादतें कराएं। इसके अंदर 4-5 काम है। फौरी तौर पर जेआईटी बनने के बाद क्राइम सीन प्रोक्योर किया जाए, जगह का मुलाजा किया जाए, वहां पता नहीं अब खौल बरामद हुए हैं कि नहीं हुए, ब्लड स्टेन। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट आपने लेकर आए। अब देखें, हमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का क्राइम सीन था, आप मालूम है कि किस तरह एसपी सऊद साहब ने वो सारा साफ करवा दिया, क्लीन हो गया। यहाँ तो सर 5 दिन गुजर गए, 5वें दिन के बाद जाके एफआईआर, वो भी सरकार की। अब वो क्राइम सीन तो असल चीज़ होती है, वहाँ तो उस वक्त वो किया ही नहीं गया। फिर वो फोरेंसिक का होना या बड़ा लंबा मामला है, तो यहाँ भी चीज़ें फिर मैनिपुलेट हो जाती हैं ऐसे केसेस में सर। अच्छा, पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट यही है, पॉपुलर लीडरशिप किसी को कबूल नहीं होती। और पाकिस्तान के अंदर आप अगर आ जाए हजरत कायद आजम को जहर देने वाला मामला, लियाकत अली खान को, फिर आप आ जाए मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा को, और अब इमरान खान साहब वाले मामले को देखा जाए, तो अगर वाकई स्टेट हमारी इंटरेस्टेड होती, अगर हमारी पुलिस इंटरेस्टेड होती, तो उसी दिन जो आसपास की बिल्डिंग है वहां जाके क्राइम सीन के हवाले से गोलियों के खोल थे, कसलेंसर वाली बंदूकें थी, फिर कंटेनर के आसपास जो सुराख आए हुए हैं, जो मरीम ने मजाक उड़ाने की कोशिश की वहां पर गोलियों के जो सिक्का है वो अवेलेबल है, एमटीज अवेलेबल है, वो हमने कुछ नहीं किया। अब देखते हैं इतनी देर में वहां कुछ रहा होगा, नहीं रहा होगा, अल्टीमेटली नुकसान तो होगा। शहादत एक हुई है, वो आपके सामने, जख्मी हुए हैं। इमरान खान साहब के मेडिकल लीगल के बारे में भी बातें उठाई जा रही हैं, वो ऐसा मसला नहीं, किसी स्टेज के ऊपर भी मेडिकल लीगल किया जा सकता है। और लेकिन वो करने से पहले अगर होता तो यकीनन हो सकता है मेडिकल लीगल हो गया हो। जिना अस्पताल सरकार के पैनल के ऊपर है या न्यू हॉस्पिटल के हवाले से, अगर हम बहुत ज्यादा, यानी कई ऐसी चीजें हम आवाम के तौर पर ना हम जज्बाती ज्यादा हो जाते हैं। इसका दूसरा हल बढ़ा है। दूसरा हल क्या है
दूसरा आपने मॉडल टाउन थाने, आप लोगों को याद होना चाहिए, पर्चा दर्ज नहीं हुआ। पर्चा दर्ज हाई कोर्ट सेशन जज के ऑर्डर आए, फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर आए, और उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के कहने पे पर्चा दर्ज हुआ। फिर वहां इस्तगासा दायर किया। यहाँ सेक्शन 200 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत इस्तगासा दायर हो, और इस्तगासा में आप जिसको मर्जी नाम दें, वो बाकायदा वहां पर वजीराबाद में दायर होगा वहां, और वो जो मुतलका जज साहब जिनके पास ये चलेगा, चूंकि 302 और 780 के हवाले से बातें आनी है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो वहां बाकायदा उनको समन किया जा सकता है। फिर उनके खिलाफ जो भी आप देना चाहें, ये डिपेंड करता है कि कौन जाएगा। वो मकतूलिन जो हैं उनके वर्सा जाएंगे, या इनमें से और कोई जो कंप्लेनेंट है कोई भी अगर बनता है, तो एक रेमेडी तो ये इस्तगासे की आज भी दस्तयाब है, और ये भी हो सकती है। लेकिन मैं अभी तक तो मैं इस जो अभी तक जो पोजीशन सामने आई है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में वो बड़ी तकलीफ दे पोजीशन है कि हमने इतने बड़े सानिया के हवाले से जो है ना क्राइम सीन प्रोक्योर किया, और वही बातें हैं। अरशद शरीफ वाला मामला ले लें आप, अरशद शरीफ वाले मामले में भी क्या हुआ, मौके से सारी शातें, टेलीफोन, लैपटॉप, यानी आपके उस सर्कल में जीपीएस आपके पास अवेलेबल था, आपके पास वहां पर कितने मोबाइल काम कर रहे थे, उनका डाटा आपका आपके पास जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, आप वो सारे के सारों से बड़ी आसानी से आप कितने नंबर काम कर रहे होंगे। तो मैं एक बात कर रहा हूँ कि जितने उस टाइम के अंदर जिस दौरान पे ये वाकया आया हुआ, वो कितने होंगे, 100, 200, 400, 500 उस एरिया के अंदर वो सारे के सारे टेलीफोन नंबर आपके पास आ जाएंगे कि जो टावर, यानी ये सारा जो मामला है ना, ये फोरेंसिक का और इसकी इन्वेस्टिगेशन का, इन्वेस्टिगेशन टीम अगर इंटेलिजेंट हुई तो सारा आ जाएगा। और ये भी याद रखना चाहिए हमें देखिए, अगर कोई बंदा नहीं है इन्वॉल्व, बेगुनाह नहीं आना चाहिए इसमें, लेकिन अगर कोई गुनाहगार है तो वो बचना नहीं चाहिए। और वो ये तभी मुमकिन है कि इन्वेस्टिगेशन अगर फेयर हो सकेगी और सारी चीजों को, हर चीज को जेरे, बिल्कुल ये फेयर इन्वेस्टिगेशन और अफसरान का फेयर होना इस सारे अमल में बड़ा ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, FIR दर्ज हुई, अब वो मुलजिम जो है वो नवीद, वो अकेला एक आदमी, उसी को रखा गया है, तो इस FIR में उसी मुलजिम का जिसकी वीडियो पहले एक, फिर उसके बाद दूसरी वीडियो जारी करनी, अब जब फोकस इस पर होगा तो आगे जाके इसके साथ कुछ शरीक मुलजिमान जो चीज़ें हैं वो किस तरह से ऐड होंगी सर? अच्छा, एक और कानूनी बात आपके सामने, पर्चा ये दर्ज हुआ है कल, जी हाँ, और सुप्रीम कोर्ट के सामने 24 घंटे के अंदर, उससे पहले जो मुलजिम नवीद है उसको पता नहीं किस कानून के तहत गिरफ्तार रखा आपने अब ये बड़ी कानूनी बातें आनी है। अब अगर आपने उसका पोस्टमार्टम यानी अपना उस मुलजिम के हवाले से कोई मुख्तलिफ चीजें रख के आपने हो सकता है कोई रिमांड ले लिया हो, और उसके साथ शरीक मुलजमान जहाँ से रिवाल्वर खरीदा, जहाँ से, लेकिन असल तो मुलजिम ये नहीं है। असल मुलजिम इसलिए ये नहीं है कि जिस एंगल पे ये खड़ा था और जिस तरह गोलियां चलाई गई हैं और कितनी गोलियां होंगी, वो अपना क्लॉक के पिस्टल के अंदर वो कितने लोगों को होगा, हर एक को पता है कि ये ब्रस्ट जो हैं या आसपास की बिल्डिंगों के ऊपर से या कहीं वहां से आए हुए हैं। असल जो मुलजिम तो वो दूसरे हैं। इससे इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये तो समझ में आ जाएगी, मिसाल के तौर पर हाँ ये लीड करेगा उस तरफ को कि जहां, और एक और मैं बताता चलूं, नवाज शरीफ के अगेंस्ट भी इसी केस के अंदर क्राउन पुलिस के पास लंदन में बाकायदा एक शिकायत दर्ज करा दी गई है कि नवाज शरीफ ने अपनी मीटिंगों में बैठे ये जिन दिनों वाकया हो उससे पहले कहा कि इमरान खान को खत्म कर दिया जाए, ये वहां भी बाकायदा शिकायत दर्ज हो गई है। तो पाकिस्तान के अंदर भी वजीर आजम शहबाज शरीफ आ जाता है और नवाज शरीफ आ जाता है, राना सनाउल्लाह, इन सब के अगेंस्ट इनको बाकायदा इन्वेस्टिगेशन, यानी JIT भी इन्वेस्टिगेशन में बुला सकती है उनको, उनसे पूछगिछ जारी कर सकती है। और उसके अलावा अगर आप इस्तगासे में जाती हैं तो इस्तगासे में भी, यानी ये वो मामला है कि जहां बड़ी बारीकी से, और जो एक बात जो मिसाल के तौर पर कहा जाता है ना जुडिशल कमीशन बनाने का, जुडिशल कमीशन सजा देने के लिए नहीं, आपने मॉडल टाउन थाने के हवाले से देखला, वहां से एविडेंस इकट्ठी होगी, डिटेल डाटा आपके पास आ जाएगा, और वो बाकायदा जब आप इंक्वायरी कमीशन के तहत कमीशन बनाते हैं ना तो वो एविडेंस के तौर पर यूज नहीं होता, याद रखिएगा। तो एविडेंस का मटीरियल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर चीजें सारी सामने आ जाएंगी। लेकिन अभी जो है ना, अभी कोई हौसला अफजा मैंने इस सारे मसले मामले में नहीं देखा। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी असल मुजरिमों तक पहुंचने के लिए, अपना GPS से डाटा सारा इकट्ठा करना पड़ेगा कि अपना मोबाइल्स के क्या है, फिर आपको फोरेंसिक के हवाले से अभी तक तो कौम को तो कोई पता नहीं है कि क्या कुछ किया है, क्या किया है, कुछ अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई है। बड़ा एक मामला अहम बात की, एक तो बारीक बीनी से, फिर बड़ी मेहनत के साथ
और आज़ादाना इसकी तहकीकात होंगी तो फिर जिनके नाम नहीं भी हैं तो JIT उनको भी बुला सकती है इसमें, जो इमरान खान चाह रहे हैं। तो अब देखना ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस FIR को नहीं मान रही, पंजाब हुकूमत ने जो JIT बनाई है, अब इसको आगे किस तरह से चलेगी। मैं शुक्रिया अदा करूँगा अजहर सिद्दीक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ आपको अंदर की खबर और अवाम क्या कहते हैं सारे मामले पर, उससे भी आगाह करें। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात करेंगे कि इस वक्त जो है लॉन्ग मार्च के हवाले से अंदर की खबर आपको ये बताते हैं कि जब लॉन्ग मार्च ख़त्म नहीं हुआ तो हुकूमत का खौफ कैसे ख़त्म हो सकता है। कातिलाना हमले भी इमरान खान की हकीकी आज़ादी की जंग को रोकने में नाकाम ठहरे हैं। इमरान खान का जहां कातिलाना हमला हुआ वहीं यानी वज़ीराबाद से बरोज़ जुमेरात अब लॉन्ग मार्च का ऐलान सुनते हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए अपना नरमी का प्लान मौखर कर दिया है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने ट्विटर पर सिंध पुलिस और FC की नफरी वापस इस्लामाबाद तलब करने का ऐलान किया है। लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए सिंध पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा में भी मौजूद सारी FC रेंजर्स को बुलाने के बावजूद खंदकें खोदी गई हैं, खारदार तारे लगाई गई हैं, रेड जोन को बड़ा किया गया है। बुखलाई हुकूमत ने इस्लामाबाद पुलिस के मातहत अफसरान और एहलकारों के लिए 12 घंटे ड्यूटी, छुट्टी और तबादलों पर पाबंदी, बीमारी की सूरत में मेडिकल रिपोर्ट भी कबूल करने से मना कर दिया। 1 घंटा भी ताख़ीर से पहुंचने पर पहले शोकॉज नोटिस और फिर बरतरफियों का सामना भी। चंद दिन कब सोशल मीडिया पर सिंध पुलिस एहलकारों की वीडियो भी वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता था कि ना रिहाइश, ना वॉशरूम्स, ना ही ट्रांसपोर्ट का कोई मुनासिब इंतज़ाम। अपनी हुकूमत बचाने और पाकिस्तानी अवाम पर तशद्दुद के लिए सिंध पुलिस को इस्लामाबाद बुलाया गया, लेकिन उनके लिए कोई भी बंदोबस्त नहीं किया गया। पुलिस नफरी इस्लामाबाद की सड़कों पर ख्वार होती रही है। पुलिस वीडियो पुरअमन एहतजाज और लॉन्ग मार्च किसी भी जमहूरी मुआशरे की जमहूर का हक है। लॉन्ग मार्च आर्जी तातुल से पहले भी पुरअमन था, लेकिन हुकूमत सिक्योरिटी इंतजामात, कैंटीनर्स का किराया, रियासती मशीनरी इंतजामात के अखराजात, डॉक्टर्स और एहलकारों पर इजाफी ड्यूटी और दीगर नुकसानात से मुल्की मईशत पर भी नाजरीन बोझ इस वक्त डाला जा रहा है। मुस्तकबिल में इस तमाम तर सूरत हाल के बराह रास्त मुल्की मईशत और आवाम पर भी गहरे असरात मुरतब होंगे। इस हवाले से आपको एक शॉर्ट्स भी सुनवाते हैं कि क्या हालत है। सिंध पुलिस ड्यूटी में आई है इस्लामाबाद, का भी डिप्लॉयमेंट कोने का। 6 बजे आया हूँ, शाम जो 10 थिया 16 कलाक थिया। 16 कलाकनि में का भी रिलीवर असांखे कोन आयो आहे, न का भी सहूलियत आहे, न का भी गाॾी खणण आई आहे। 16 कलाक थिया आहिनि ड्यूटी में। RI साहब जेको असांजो हिते यारी जो मल्हाए वेही अधु पलटियूं ड्यूटियूं कनि थियूं, अधु ड्यूटियूं कोन थियूं कनि। ये सिंध पुलिस की सूरत हाल है। इसी तरह इस्लामाबाद पुलिस के भी ऐसी ही एक वीडियो सामने आई थी जब अफसरान की जानिब से बाकायदा गालियां दी जा रही थी गंदी इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों को, और उन्होंने फिर IG को, DIG को शिकायत भी लगाई DSP की। तो ये सूरत हाल इस्लामाबाद में भी नज़र आ रही है। आगे बढ़ेंगे, बोल बाजार की बात करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज़ हुआ। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ इंडेक्स में मुस्बत रुझान देखने में आया। मार्केट में 99 पॉइंट्स के इजाफे से 42,147 पर ट्रेडिंग हो रही। गुज़श्ता रोज़ मार्केट 191 पॉइंट्स के इजाफे से 42,191 पर बंद हुई थी। इसी तरह डॉलर की अगर बात करें तो डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 41 पैसे की कमी आज हुई है। इंटरबैंक में 221 रुपये 25 पैसे पर डॉलर ट्रेड हुआ है। फॉरेक्स डीलर के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 221 रुपये 66 पैसे पर बंद हुआ था, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर महंगा है, 227 रुपये 75 पैसे पर इस वक्त ट्रेडिंग हो रही है। तो ये बोल बाजार की सूरत हाल हमने आपको किया है। और एक और सबसे बड़ी खबर, और वो खबर है इस वक्त पाकिस्तान सेमीफाइनल में है। बहुत से इसे मोर्जे का कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल क्रिकेट बाई चांस है कि अगर पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार सकता है तो साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से भी हार सकता है। इसमें कोई ऐसे अचंभे की बात नहीं है। और पाकिस्तान बहरहाल अब सेमीफाइनल में है। 20 साल के बाद वही मुल्क है ऑस्ट्रेलिया जहां पर 20 साल पहले यानी कि 92 में पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा था, लेकिन न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में, और अब भी सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का हो रहा है। सिडनी में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर एजाज वसीम बाकरी। बड़ा तवील सफ़र करके वो ऑस्ट्रेलिया में पहुँच गए हैं, बल्कि शायद लग रहा है अभी नहीं पहुँचे हैं। एजाज, क्या सिचुएशन है इस वक्त, पाकिस्तानी टीम की क्या तैयारियाँ हैं सेमीफाइनल को लेकर? देखिए मुदस्सिर, पाकिस्तानी टीम की तैयारियां ये हैं कि
आईसीसी की तरफ से आज एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपना शेड्यूल ट्रेनिंग सेशन कैंसिल कर दिया है। अब इस बात की समझ नहीं आई है कि एक कप्तान बाबर आजम वाहिद अकेले एससीजी क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे, सिडनी ग्राउंड, जहां पे वो नेट्स के अंदर तकरीबन 1 घंटा तक बैटिंग प्रैक्टिस करते रहे और अकेले बैटिंग प्रैक्टिस करते रहे। उनके साथ कोई और टीम का मेंबर नहीं था। न्यूजीलैंड की पूरी टीम पहुंची थी। तो पाकिस्तानी टीम ने आज स्टेडियम के अंदर आने की बजाय होटल में कयाम करने को तरजीह दी। सिर्फ बाबर आजम ही बाहर आए थे। तो तैयारी तो ये की है पाकिस्तान ने। बहरहाल पाकिस्तानी टीम का एतमाद इसलिए भी बुलंद है, शायद प्लेयर्स ने आज प्रैक्टिस भी नहीं की है, कि यहाँ पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को इस ग्राउंड पे हरा चुका है। 185 रन पाकिस्तान की बैटिंग ने किए थे और बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म करके साउथ अफ्रीका को हराया था। लेकिन शायद ये हम इग्नोर कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने जब वर्ल्ड कप का आगाज हुआ तो अपना ओपनिंग मैच जो इस वर्ल्ड कप का था वो यहाँ पे मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था और न्यूजीलैंड ने सिडनी के अंदर 200 रन स्कोर बोर्ड पर सजा के वापस ऑस्ट्रेलिया को 111 रन पे आउट किया। सो एससीजी के अंदर न्यूजीलैंड ने भी अपना अपनी पावर शो की हुई है, जैसे पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हरा के की हुई है। बाकी पिछले एक माह पहले पाकिस्तान 3 मुल्क की टूर्नामेंट खेलने के लिए न्यूजीलैंड गया था। वहां पर इसी न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ को पाकिस्तान ने 2 मरतबा शिकस्त दी और पाकिस्तान ने 3 मुल्क की सीरीज भी जीती है। तो दोनों टीमें हम पल्ला है, दोनों टीमें इस वक्त कुछ भी कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा। एजाज एक और चीज जो है, टीमें बहुत बराबर हैं, दोनों ने अपने मैचेस जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त खेल लिए, लेकिन एक चीज़ है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही थी मिडल ऑर्डर पर, और मिडल ऑर्डर ने सबसे बेहतर पिछले मैचेस में खेला, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला, और ओपनिंग जिस पे रिलाय कर रही थी वो ओपनिंग नहीं चल पा रही है। अब ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा चीज़ें हैं कि चलें जिनको जो नहीं परफॉर्म कर रहे थे वो कर रहे हैं और जो परफॉर्म कर रहे थे वो बिल्कुल अब खामोश हैं। तो कल क्या आप देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम से, खासतौर पर बैटिंग साइड की बात करें पहले? देखिए बैटिंग साइड में आई विश के बाबर आजम पैनिक ना हो। जैसे मैंने आपको पहले सवाल में बताया कि पाकिस्तान की पूरी टीम आज सिडनी अपने होटल बैठी रही और अकेले बाबर आजम सिडनी क्रिकेट ग्राउंड प्रैक्टिस करने आए थे। ये बहुत गैर मामूली मूवमेंट थी कि अकेला कप्तान नेट प्रैक्टिस के लिए पहुंचा है, क्योंकि उसको पता है कि मैं स्कोर नहीं कर रहा, उसको पता है कि मेरे बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, इसलिए बाबर ने इस बात को महसूस किया। लेकिन आई विश कि वो कल सेमीफाइनल में पैनिक ना हो, क्योंकि हम 2 नॉकआउट मैचेस इस 1 साल के अंदर हार चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे हुए हैं और श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप का फाइनल हम हारे हुए हैं। सो पाकिस्तानी टीम मुझे उम्मीद है पैनिक नहीं करेगी। प्लस पॉइंट मोहम्मद हारिस टीम के अंदर आए हैं, वो यहाँ साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनको पहले मैच में मैदान में उतारा गया। मौसम भी कुछ अच्छा नहीं था, मैच भी रुका, लेकिन हारिस ने पहली इनिंग्स में जो मोमेंटम फराम किया 11 गेंदों पे 28 का, उससे पाकिस्तानी टीम को बहुत फायदा मिला है। सो बैटिंग ऑर्डर अब शान मसूद नंबर 3 पे खेलेंगे, हारिस नंबर 4 पे खेलेंगे, रिजवान बाबर ही ओपनिंग करेंगे, इफ्तिखार नंबर 5 पे बैटिंग करने आएंगे, फिर नवाज और शादाब में से किसी एक बैटिंग लाइनअप तो पाकिस्तान का बड़ा अच्छा चल रहा है और तकरीबन सभी लोग किसी न किसी मैच में परफॉर्म भी कर रहे हैं। ओपनिंग बार परफॉर्म कर जाए तो पैनिक ना हो तो मामलात अच्छे रहेंगे। बहुत शुक्रिया वसीम बाकरी, हमें रिपोर्ट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया से। और पाकिस्तान तो सेमीफाइनल में पहुंच गया है और सेमीफाइनल के लिए बहुत सी दुआएं, लेकिन पाकिस्तान के सियासत का फाइनल अब राउंड चल रहा है। अवाम इस पर क्या कहते हैं, जाते जाते आपको दिखाते हैं कि जो मुतालिबा इमरान खान का है अर्ली इलेक्शन का, अवाम किस बारे में क्या राय है। ने जिस महंगाई के समंदर में हमारी मुल्क की आवाम को डुबोया है, इमरान खान का मुतालबा उसका वाहिद इलाज है। खान साहब ने जो बात की है वो 110% सही की है। भाई इलेक्शन कराओ, तो ये बिल्कुल जायज़ है कि इलेक्शन जो है ना वो होने चाहिए और पाकिस्तान की पूरी आवाम वो इमरान खान साहब के साथ है। इमरान खान साहब जो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत है। आम इंतखाबात जो खान साहब का मुतालबा है और आम इंतखाबात जल्द अज जल्द होने ही चाहिए। अब इस मुल्क को बचाने का वाहिद हल ही इलेक्शन है। तो पाकिस्तान की आवाम कहते हैं कि इस वक्त मुल्क को बचाने का वाहिद हल सिर्फ इलेक्शन है। अब ये अवामी मुतालिबा किस तरह हुकूमत सोचती है ये देखना होगा। मुदस्सिर इकबाल के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी।
सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।